हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। 52 वीक हाई में है शेयर प्राइस, उसके बारे में हम बात करेंगे क्यों शेयर प्राइस बढ़ रहा है। और अभी रिसेंट में आप देखेंगे जेपी मॉर्गन ने भी नई रिपोर्ट निकाली है और टारगेट 285 का दिया है कोल इंडिया में। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे याद आता है 160-70 में मैं जब कोल इंडिया के वीडियोस बनाता था और अलग अलग एनालिसिस करता था, जहां से पता चल रहा था कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था। लेकिन आज देखिए आप 238 के पास शेयर प्राइस है, 52 वीक हाई में है, लेकिन ऑल टाइम हाई इससे भी ज्यादा गया हुआ है कोल इंडिया। तो ऐसा नहीं है 238 ही एकदम उसका 52 वीक हाई है तो यहीं पर ही सब चीजें खत्म हो जा रही है। तो अब 238 तो शेयर प्राइस आ गया है। जेपी मॉर्गन ने भी नया टारगेट दिया है 238। लेकिन बिजनेस में क्या हो रहा है उसको हम समझते हैं। देखिए, कोल इंडिया नाम से ही है, कोयला प्रोड्यूस करती है। पावर सेक्टर को जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाने के लिए कोयले की जरूरत है। तो कोल इंडिया एक बुनियादी जरूरत है आपकी हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारी आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्शन आप देखेंगे सितंबर 4 तक 259.6 मिलियन टन हुआ था। अब ये क्या ज्यादा है कम है? तो पिछले साल यही सितंबर 4 तक 215 मिलियन टन हुआ है, तो प्रोडक्शन उनका बढ़ा है। अगस्त की बात करें, क्योंकि अगस्त महीना थोड़ा सा तकलीफ वाला होता है, खासकर अगस्त सितंबर, क्योंकि जो कोल पिट्स हैं, खासकर आप पूर्वी जो राज्य है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, जहां पर कोल की माइंस है, वहां पर बारिश आई हुई होती है, तो कोल का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में भी आप अगस्त में देखेंगे 8.5% ग्रोथ हुआ है। और एक्सपेक्टेड है जो सेकेंड हाफ है अक्टूबर से मार्च और ज्यादा ये वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक पास्ट ट्रेंड रहा हुआ है। तो अभी भी रेंज का बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है कोल इंडिया के जो बिजनेस है, जो प्रोडक्शन है वहां पर। पूरा अगर टारगेट आप देखेंगे FY23 तक कोल इंडिया का 700 मिलियन टन का है, जो अभी कितना हुआ है सितंबर 4 तक 259.6 मिलियन टन। तो ये हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए कोयले की डिमांड है कि नहीं, तो देखिए पावर सेक्टर को डिमांड है ही, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ही। आप मैं अगर हम आज ये कंप्यूटर या जो जो मोबाइल फोन है चला पा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का होना। और इलेक्ट्रिसिटी बन रही है आज इंडिया में, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोयले से। रिन्यूएबल्स है एक लॉन्ग टर्म थीम है जिस पर मैं बुलिश हूं, लेकिन अभी रिन्यूएबल्स बहुत ही छोटा परसेंटेज है। अब हुआ क्या है कोल इंडिया के पॉजिटिव में, देखिए यूरोप ने क्या किया है, कोयले को बैन कर दिया है रशिया से, जो भी वो इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पर कोयले का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है। अब यूरोप में ऑलरेडी तकलीफ है इन्फ्लेशन की, गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नेचुरल गैस के प्राइस और ज्यादा वहां इंक्रीज हो गए हैं। तो उन्होंने अपने पुराने जो कोयले के प्लांट है, तो यूरोप बहुत ESG करता था, इन्वायरमेंटल करते थे, लेकिन मजबूरी में पुराने कोयले के प्लांट्स भी उनको खोलने पड़े हैं। यहां तक कि उनको इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। अब इंपोर्ट कर रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पर कोयले का प्राइस बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो कोयले का प्राइस बढ़ जा रहा है तो कोल इंडिया को कैसे फायदा होगा? देखिए कोल इंडिया जो कोयला सप्लाई करती है तो दो तरीके से करती है। एक होता है फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, ये लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, मतलब जो भी सामने वाली पार्टी है उसको कोयला देना ही है, तो ये फिक्स्ड होता है, तो इसमें बहुत नहीं कमा सकते हैं। और दूसरा होता है ई ऑक्शंस। ठीक है, और ई ऑक्शंस जो है वो इंटरनेशनल प्राइस को ट्रैक करता है। और अभी मैंने आपको बताया इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं, तो ई ऑक्शन में भी सर्ज हुआ है सब्सटेंशियली। तो कैसा हुआ है आप देख सकते हैं डेटा। आप यहां पर देखिए Q1 FY22 मतलब अप्रैल से जून पिछले साल 2021 1569 रुपीज पर टन उनको मिलता था। यही अगर आप Q4 में देखेंगे, मतलब जनवरी से मार्च 2022 इसी साल, तो 2434 रुपया पर टन आपको मिल रहा था, मतलब कोल इंडिया को मिल रहा था। और अभी आप डेटा देखिए, ये जून एंड में 4340 रुपया पर टन मिल रहा है। तो ई ऑक्शंस जो कोल इंडिया कर रही है उसको डायरेक्ट फायदा, डायरेक्ट प्रॉफिट का फायदा उनको मिल रहा है। और एंटिक ने एक रिसर्च भी की है कि इस बार जो एबिटा जो है, प्रॉफिट जो है 48,000 करोड़ से ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो आप डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन कोल इंडिया की तरफ से रख सकते हैं। तो ये ट्रेंड को हमको देखना है। जब Q2 के डेटा आएंगे तो हमको
पता चलेगा ई ऑक्शन का कैसा रियलाइजेशन है। ये बढ़ता ही रहा तो कोल इंडिया के लिए बिल्कुल ही पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये सब जो डेटा है मैं मिंट प्रीमियम से लाया हूं, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं मिंट प्रीमियम को। 25% का डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट लिंक भी है मिंट EFA 25। मैंने जो लिंक है आपको आपके साथ शेयर की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोल इंडिया के साथ रिस्क में। देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में कहें तो कोल इंडिया के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चीजें रिस्क भी हैं। और हम इक्विटी मार्केट में है तो हम कहीं पर भी यहां पर 6% 7% फिक्स्ड रिटर्न के लिए नहीं आए हैं, तो वो रिस्क को भी हमको समझना है, जो हम चैनल में हमेशा बताते हैं। पावर डिमांड अगर ड्रॉप हो गई तो फिलहाल ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, ई ऑक्शन प्रीमियम में ड्रॉप हो गया था, जिसके बारे में मैंने इतना सब कहा ई ऑक्शन प्रीमियम के बारे में। अगर ये प्रीमियम Q2 में कम हो जाते हैं तो कोल इंडिया पर खासा फर्क पड़ सकता है, बट फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन ये कभी भी ड्रॉप करेंगे तो कोल इंडिया पर थोड़ा सा न्यूट्रल या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरी चीज है, कोल इंडिया जो इंप्लॉइज हैं उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है वेज हाइक को लेकर, तो वेज हाइक भी पेंडिंग है, तो उसकी वजह से एक्सपेंसेस उनके बढ़ सकते हैं, तो शायद डिविडेंड पर असर पड़ सकता है, प्रॉफिट्स पर असर पड़ सकता है। और एक और ये है, इनफैक्ट मैं इसको रिस्क नहीं कहूंगा, मैं इसको ट्रिगर कहूंगा, पॉजिटिव ट्रिगर, जो FSA है। ठीक है, ई ऑक्शन हमने समझा, लेकिन जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट जो मैंने कहा ना बिल्कुल कॉन्सिस्टेंटली उनको सप्लाई करना ही है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये 2018 से ये अभी भी रिवाइज नहीं हुए, ये रिवाइज हो जाते हैं तो कोल इंडिया के लिए एक और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म आउटलुक देखें तो आउटलुक पॉजिटिव है। डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन कोल इंडिया में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में रह सकता है। लॉन्ग टर्म अगर आप 8-10 साल कहें, भूल जाने जैसा स्टॉक कहें, तो फिलहाल वो अभी मैं कहने से बचूंगा, वो मैं रिस्क रखूंगा। यहां पर एक्टिवली बिजनेस को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिन्यूएबल्स ज्यादा आ जाते हैं तो कोल इंडिया पर नेगेटिव इंपैक्ट तब पड़ सकता है। तो वो सब चीजें आती रहेंगी और वो सब चीजें हम एक्टिवली एनालाइज रिसर्च करते रहेंगे और आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे, तो उस पर आप चिंता नहीं करिएगा। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में ठीक ठाक चल रहा है कोल इंडिया पर। अगर आपने 160 170 में आपकी बाइंग है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्लस डिविडेंड एक्सपेक्टेशन भी है। लेकिन इस लेवल पर भी अभी आप देखें JP मॉर्गन जैसे रिपोर्ट्स के साथ, तो दिख रहा है कि थोड़ा बहुत यहां पर अपसाइड हो सकता है, बट आपको रिस्क को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है, जिसके बारे में हमको जो है अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बात करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म रिस्क है वो रिन्यूएबल की भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।